कुछ महीने पहले इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया था। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ पे भी। लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। आज हम ये जो इजीली कह पाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। इस ग्राफ को देखिए, 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा से ज्यादा था, लेकिन लगभग 40 साल के बाद यही जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का 70 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से पाकिस्तान 12 बार गया है IMF के पास लोन मांगने के लिए। Moving on now, Pakistan has reached a staff level agreement with the International Monetary Fund to resume its loan process. इसी पीरियड के दौरान इंडिया IMF के पास सिर्फ एक बार गया। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान 1988 में इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये सच भी है। 1960 से 1980 में पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही थी इंडिया के मुकाबले में। इनफैक्ट 1980 में पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बूम पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम था। लेकिन आज सिचुएशन बहुत अलग है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लगभग 40 गुना ज्यादा है। एक समय पे पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से आगे थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतना पीछे चली गई? इस चीज को समझने के लिए हमें 1947 से पहले जाना पड़ेगा, जब ये दोनों देश एक थे। ये कुछ फोटोज है बंगाल फैमिन से, जो 20वीं सदी का सबसे भयानक मंजर था, जिसकी वजह से लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। उस समय अंग्रेजों ने कहा था ये अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन कई रिसर्चर ये मानते हैं कि ये डिजास्टर अंग्रेजों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। चीज के लिए जिम्मेवार अंग्रेजों की पॉलिसी भी थी। इसकी वजह से जरूरी रिसोर्सेज इंडियन गरीबों से छीना जा रहा था ताकि ब्रिटिश और अमेरिकन सैनिक अपनी वर्ल्ड वॉर लड़ सके। ये सिचुएशन हमें बताती है कि अंग्रेजों के राज के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को किन हालातों से गुजरना पड़ा था। 1900 से लेकर 1947 तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 1% थी हर साल, क्योंकि उस समय इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत कम एफर्ट्स किए उस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से दुनिया में भारत की लिटरेसी रेट बहुत कम थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल के बीच में थी। तो जब दोनों देशों को आजादी मिली तो दोनों देशों की जिम्मेवारी थी कि स्लो ग्रोथ को बूस्ट अप देने की। कई पॉलिसीज दोनों साइड में बहुत सिमिलर थी। दोनों की इकोनॉमी में सरकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग। इसमें सरकार सब डिसाइड करती है कि किसको क्या करना चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म में सरकार डिसाइड नहीं करती, मार्केट डिसाइड करती है। लेट 1950 में कुछ चीजें ऐसी होने लगी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करने लगी इंडिया के कंपैरिजन में। क्या थी ये चीजें? लियाकत अली खान से लेकर फिरोज खान मूम तक इंडिपेंडेंस के 11 साल पहले पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर थे। ये सिलसिला रुका 1958 में, जब अयूब खान ने एक मिलिट्री रूल इम्पोज किया, और अयूब खान के समय को गोल्डन पीरियड कहा जाता है पाकिस्तानी की इकोनॉमी बूस्ट में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया। उस समय के दौरान पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेट हुई और कई और हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी स्टार्ट हुई। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5 थी, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में सबसे हाईएस्ट। इस समय के दौरान पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी सेट किया था, जिसको इंडिया ने देखकर भी सीख लिया। पाकिस्तान ने बेहतर चावल, बेहतर गेहूं, फर्टिलाइजर और इन चीजों में इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से 1960 में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ 5% से ज्यादा थी। अपने बजट्स को ढंग से मैनेज करना कंट्री के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए भी जरूरी होता है। कई बार हम एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अयूब खान के समय में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही थी। 1960 में पाकिस्तान के 180 यूनिट्स थे जो टेक्सटाइल का काम कर रहे थे। ये यूनिट्स कराची में भी थे और पंजाब में भी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और इस चीज को देखकर कई देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे। और ये हमें देखने को मिला कोल्ड वॉर के दौरान, जब पाकिस्तान ने यूएस को सपोर्ट किया। इस सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर मिले यूएस की तरफ से। यूएस के अलावा कई मिडिल ईस्ट देशों ने भी पाकिस्तान को कई करोड़ों रुपए दिए सपोर्ट करने के लिए। ये है राजा जी, जो एक नेहरू के दोस्त थे, लेकिन बाद में वही उनके दुश्मन बन गए, क्योंकि जहाँ पे राजा जी चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी को खोल दिया जाए, वही नेहरू जी चाहते थे कि सरकार का कंट्रोल रहे इकोनॉमी पर। जहां उस समय पे पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रेड कर रही थी, उस समय पर इंडिया की इकोनॉमी और नीचे गिरती जा रही थी। 1960 में इंडिया ने ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी और नीचे चली। उस समय पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि वो अपने डोमेस्टिक बिजनेसेस को ग्रो करवाना चाहते हैं,
जहां पे उन्होंने टैरिफ, सब्सिडीज और रिस्ट्रिक्शंस पे काम किया, इससे बिजनेसेस ना इंपोर्ट कर सकते, ना अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते। वहीं दूसरी तरफ ये माना जाता था कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको मिलिट्री जनरल की सिर्फ हाँ ही चाहिए। इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कई बाबुओं से मिलना पड़ता था। इसी वजह से 1960 से 1980 में जहां पाकिस्तान की ग्रोथ थी 6%, वहीं इंडिया की ग्रोथ थी सिर्फ 4%। लेकिन 1970 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो गई। उस समय पर पाकिस्तान के दो बड़े हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अयूब खान के 10 साल के राज के दौरान जहां ईस्ट पाकिस्तान का पर कैपिटा 514 रुपये था, वहीं वेस्ट पाकिस्तान का सिर्फ 314 रुपये था। इसके अलावा अयूब खान ने कुछ ऐसी ट्रेड पॉलिसीज लागू की जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जहां वेस्ट पाकिस्तान के लोग इजीली ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को आसानी से सामान बेच सकते थे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान के लोग जब वेस्ट वालों को सामान बेचते थे तो उस पर टैरिफ लगाया जाता था। इसका मतलब क्या, वेस्ट पाकिस्तान में कुछ भी बेच सकते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में आप सिर्फ लोकल आइटम ही बेच सकते थे। ये सिर्फ एक कारण नहीं था, कई और भी कारण थे जिससे ये क्लियरली शो हो रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी अयूब खान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए, जिसके बाद अयूब खान सत्ता से चले गए और उन्हें रिप्लेस किया याह्या खान ने। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पीछे धकेल दिया। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक इतना खतरनाक साइक्लोन आया जिसमें एक ही रात में 5 लाख लोग मारे गए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लीडर ने वेस्ट बंगाली लोगों को बचाने में कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए। उसके बाद 1971 की जंग से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसका लगभग खर्च बताया जाता है $10 बिलियन। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया था, और पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान और देशों से ट्रेड कर पाता था। 1971 की जंग में ईस्ट पाकिस्तान में जो एक जूट की फैक्ट्री थी, जंग के बाद बांग्लादेश में चली गई, और इस जंग के बाद जुल्फिकार भुट्टो को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया गया। जब सरकार ने इन सभी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल ले लिया तो इकोनॉमी और भुगतने लगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुरी तरीके से गिर गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली पाकिस्तान छोड़कर चली गई, जैसे दाऊद्स यूएसए चले गए, साइगोल्स मिडल ईस्ट चले गए और हबीब्स यूरोप चले गए। तो आपको ऐसे रिसर्च वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जहां 1960 में पाकिस्तान इतना ग्रो कर रही थी, 1970 में उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तहस महस हो चुकी थी। 1972 से 1977 में पाकिस्तान ने बहुत बुरा दौर देखा, जहां हर साल 15% महंगाई दर बढ़ रही थी। वहां दूसरी तरफ भारत ने इंदिरा गांधी के टाइम में कई बिजनेसेस को नेशनलाइज कर दिया था, लेकिन इस खतरे से पाकिस्तान अपने आप को उबार नहीं पाया। और दूसरी समस्या थी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क। जैसे 1977 में एक और मिलिट्री कूप हुआ था, उसको किया था मोहम्मद जियाउल हक ने। इन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को जेल करवाई, 2 साल की सजा दिलवाई और उसके बाद उनको फांसी पर लटका दिया। लेकिन जियाउल हक का रोल पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया था, जिसको उल हक ने कम करने की कोशिश की प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, के रिस्पॉन्स में यूएस ने मुजाहिदीन के फाइटर्स को पैसे भेजे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए। तब पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया है इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए। अब इस सपोर्ट का इम्पैक्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली भी झेलना पड़ा। अफगानिस्तान में ये वॉर खत्म हुई 1989 में, और उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलटफेर होते रहे। 1988 में जियाउल हक एक प्लेन क्रैश में मारे गए। फिर वही 1999 में परवेज मुशर्रफ ने एक और मिलिट्री कूप किया। 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान की 9 सरकारें बदली। जियाउल हक के इस्लामाइजेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी पड़ा, जहां कई पॉलिटिकल पार्टीज पैदा हुई जो एक दूसरे को ये प्रूव करती थी कि कौन इस्लाम को ज्यादा फॉलो करता है। इस चीज की वजह से पाकिस्तान में वायलेंस बढ़ा और पाकिस्तान कभी अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर ही नहीं पाया। उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमी को कुछ बिजनेसमैन डोमिनेट करने लगे, जिनके रिलेशन पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के साथ अच्छे थे। ये है जहांगीर तानीर, पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में से इनका एक अहम रोल था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। आप गैस कर सकते हो उनका मेन बिजनेस क्या है? चीनी। हाँ, चीनी। शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है और हर पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के रहना चाहता है। कई बड़े पॉलिटिशियंस की तो हिस्सेदारी है इन शुगर मिल्स में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इन शुगर मिल्स को कि ये पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। लेकिन भारत में भी भोपाल गैस कांड और 1984 के दंगों के कारण बहुत सी कंपनियां भारत छोड़कर चली गई। उनमें से एक थी कोका कोला। जब सरकार ने उनका कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करने के लिए उनको मना कर दिया। इन प्राइवेट कंपनी को काम करने के लिए लगभग 80 सरकारी कर्मचारियों से बात करनी पड़ती थी। इसी वजह से कुछ ही कंपनी हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी, जैसे कि एयर इंडिया, दूरदर्शन टीवी पर और हिंदुस्तान मोटर्स गाड़ियों में।
एक बार इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कहा कि उनको कंप्यूटर को भारत में लाने के लिए 3 साल लगे। इन ये चेंज हुआ 1991 में, जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने एक बजट पास किया जिससे इंडियन इंडस्ट्री का पूरा रूप ही बदल के रख दिया। इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया गया, जिसका मतलब था कि कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी खोलना आसान हो गया और उनके दाम भी कम हो गए। हाँ, 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम थी, वही 20 साल के बाद ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हो गई। हमारे लीडर्स बात करते रहे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को ऊपर करना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक मिलिट्री के गठजोड़ में है। हमारी भी डेवलपमेंट तब तक होगी जब तक हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी और मेरी है। जब आप यहाँ तक आए गए हैं तो कुछ महीने पहले इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया था। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ पे भी। लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। आज हम ये जो इजीली कह पाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। इस ग्राफ को देखिए, 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा से ज्यादा था, लेकिन लगभग 40 साल के बाद यही जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का 70 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से पाकिस्तान 12 बार गया है आईएमएफ के पास लोन मांगने के लिए। Moving on now, Pakistan has reached a staff-level agreement with the International Monetary Fund to resume its loan process. इसी पीरियड के दौरान इंडिया आईएमएफ के पास सिर्फ एक बार गया। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान 1988 में इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये सच भी है। 1960 से 1980 में पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही थी इंडिया के मुकाबले में। इनफैक्ट 1980 में पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बूम पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम था, लेकिन आज सिचुएशन बहुत अलग है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लगभग 40 गुना ज्यादा है। एक समय पे पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से आगे थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतना पीछे चली गई? इस चीज को समझने के लिए हमें 1947 से पहले जाना पड़ेगा, जब ये दोनों देश एक थे। ये कुछ फोटोज है बंगाल फैमिन से, जो 20वीं सदी का सबसे भयानक मंजर था, जिसकी वजह से लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। उस समय अंग्रेजों ने कहा था ये अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन कई रिसर्चर ये मानते हैं कि ये डिजास्टर अंग्रेजों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। चीज के लिए जिम्मेवार अंग्रेजों की पॉलिसी भी थी। इसकी वजह से जरूरी रिसोर्सेज इंडियन गरीबों से छीना जा रहा था ताकि ब्रिटिश और अमेरिकन सैनिक अपनी वर्ल्ड वॉर लड़ सके। ये सिचुएशन हमें बताती है कि अंग्रेजों के राज के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को किन हालातों से गुजरना पड़ा था। 1900 से लेकर 1947 तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 1% थी हर साल, क्योंकि उस समय इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत कम एफर्ट्स किए उस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से दुनिया में भारत की लिटरेसी रेट बहुत कम थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल के बीच में थी। तो जब दोनों देशों को आजादी मिली तो दोनों देशों की जिम्मेवारी थी कि स्लो ग्रोथ को बूस्ट अप देने की। कई पॉलिसीज दोनों साइड में बहुत सिमिलर थी। दोनों की इकोनॉमी में सरकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग। इसमें सरकार सब डिसाइड करती है कि किसको क्या करना चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म में सरकार डिसाइड नहीं करती, मार्केट डिसाइड करती है। लेट 1950 में कुछ चीजें ऐसी होने लगी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करने लगी इंडिया के कंपैरिजन में। क्या थी ये चीजें? लियाकत अली खान से लेकर फिरोज खान मुमताज इंडिपेंडेंस के 11 साल पहले पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर थे। ये सिलसिला रुका 1958 में, जब अयूब खान ने एक मिलिट्री रूल इम्पोज किया, और अयूब खान के समय को गोल्डन पीरियड कहा जाता है पाकिस्तानी की इकोनॉमी बूस्ट में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया। उस समय के दौरान पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेट हुई और कई और हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी स्टार्ट हुई। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5 थी, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में सबसे हाईएस्ट। इस समय के दौरान पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी सेट किया था, जिसको इंडिया ने देखकर भी सीख लिया। पाकिस्तान ने बेहतर चावल, बेहतर गेहूं, फर्टिलाइजर और इन चीजों में इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से 1960 में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ 5% से ज्यादा थी। अपने बजट्स को ढंग से मैनेज करना कंट्री के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए भी जरूरी होता है। कई बार हम एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अयूब खान के समय में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही थी। 1960 में पाकिस्तान के 180 यूनिट्स थे जो टेक्सटाइल का काम कर रहे थे।
ये यूनिट्स कराची में भी थे और पंजाब में भी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और इस चीज को देखकर कई देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे और ये हमें देखने को मिला कोल्ड वॉर के दौरान जब पाकिस्तान ने यूएस को सपोर्ट किया। इस सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर मिले यूएस की तरफ से। यूएस के अलावा कई मिडल ईस्ट देशों ने भी पाकिस्तान को कई करोड़ों रुपए दिए सपोर्ट करने के लिए। ये है राजा जी, जो एक नेहरू के दोस्त थे लेकिन बाद में वही उनके दुश्मन बन गए, क्योंकि जहाँ पे राजा जी चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी को खोल दिया जाए, वही नेहरू जी चाहते थे कि सरकार का कंट्रोल रहे इकोनॉमी पर। जहां उस समय पे पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रेड कर रही थी, उस समय पर इंडिया की इकोनॉमी और नीचे गिरती जा रही थी। 1960 में इंडिया ने ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी और नीचे चली। उस समय पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि वो अपने डोमेस्टिक बिजनेसेस को ग्रो करवाना चाहते हैं, जहां पे उन्होंने टैरिफ्स, सब्सिडीज और रिस्ट्रिक्शंस पे काम किया, जिससे बिजनेसेस ना इंपोर्ट कर सकते ना अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते। वहीं दूसरी तरफ ये माना जाता था कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको मिलिट्री जनरल की सिर्फ हाई चाहिए। इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कई बाबुओं से मिलना पड़ता था। इसी वजह से 1960 से 1980 में जहां पाकिस्तान की ग्रोथ थी 6%, वहीं इंडिया की ग्रोथ थी सिर्फ 4%। लेकिन 1970 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो गई। उस समय पर पाकिस्तान के दो बड़े हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। आयूब खान के 10 साल के राज के दौरान जहां ईस्ट पाकिस्तान का पर कैपिटा 514 रुपए था, वहीं वेस्ट पाकिस्तान का सिर्फ 314 रुपए था। इसके अलावा आयूब खान ने कुछ ऐसी ट्रेड पॉलिसीज लागू की जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जहां वेस्ट पाकिस्तान के लोग इजीली ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को आसानी से सामान बेच सकते थे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान के लोग जब वेस्ट वालों को सामान बेचते थे तो उस पर टैरिफ लगाया जाता था। इसका मतलब क्या, वेस्ट पाकिस्तान में कुछ भी बेच सकते थे लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में आप सिर्फ लोकल आइटम ही बेच सकते थे। ये सिर्फ एक कारण नहीं था, कई और भी कारण थे जिससे ये क्लियरली शो हो रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी आयूब खान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए, जिसके बाद आयूब खान सत्ता से चले गए और उन्हें रिप्लेस किया याह्या खान ने। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पीछे धकेल दिया। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक इतना खतरनाक साइक्लोन आया जिसमें एक ही रात में 5 लाख लोग मारे गए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लीडर ने वेस्ट बंगाली लोगों को बचाने में कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए। उसके बाद 1971 की जंग से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसका लगभग खर्च बताया जाता है $10 बिलियन। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया था, और पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान और देशों से ट्रेड कर पाता था। 1971 की जंग में ईस्ट पाकिस्तान में जो एक जूट की फैक्ट्री थी, जंग के बाद बांग्लादेश में चली गई, और इस जंग के बाद जुल्फिकार भुट्टो को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया गया। जब सरकार ने सभी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल ले लिया तो इकोनॉमी और भुगतने लगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुरी तरीके से गिर गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली पाकिस्तान छोड़कर चली गई, जैसे दाऊद्स यूएसए चले गए, साइगोल्स मिडिल ईस्ट चले गए और हबीब्स यूरोप चले गए। तो आपको ऐसे रिसर्च वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जहां 1960 में पाकिस्तान इतना ग्रो कर रही थी, 1970 में उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तहस महस हो चुकी थी। 1972 से 1977 में पाकिस्तान ने बहुत बुरा दौर देखा, जहां हर साल 15% महंगाई दर बढ़ रही थी। वहां दूसरी तरफ भारत ने इंदिरा गांधी के टाइम में कई बिजनेसेस को नेशनलाइज कर दिया था, लेकिन इस खतरे से पाकिस्तान अपने आप को उबार नहीं पाया। और दूसरी समस्या थी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क। जैसे 1977 में एक और मिलिट्री कूप हुआ था, उसको किया था मोहम्मद जियाउल हक ने। उन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को जेल करवाई, 2 साल की सजा दिलवाई और उसके बाद उनको फांसी पर लटका दिया। लेकिन जियाउल हक का रोल पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया था, जिसको उल हक ने कम करने की कोशिश की प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, के रिस्पॉन्स में यूएस ने मुजाहिदीन के फाइटर्स को पैसे भेजे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए। तब पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया है इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए। अब इस सपोर्ट का इम्पैक्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली भी झेलना पड़ा। अफगानिस्तान में ये वॉर खत्म हुई 1989 में, और उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलटफेर होते रहे। 1988 में जिया और हक एक प्लेन क्रैश में मारे गए। फिर वही 1999 में परवेज मुशर्रफ ने एक और मिलिट्री कूप किया। 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान की 9 सरकारें बदली,
जिया उल हक के इस्लामाइजेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी पड़ा, जहां कई पॉलिटिकल पार्टीज पैदा हुई जो एक दूसरे को ये प्रूव करती थी कि कौन इस्लाम को ज्यादा फॉलो करता है। इस चीज की वजह से पाकिस्तान में वायलेंस बढ़ा और पाकिस्तान कभी अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर ही नहीं पाया। उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमी को कुछ बिजनेसमैन डोमिनेट करने लगे जिनके रिलेशन पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के साथ अच्छे थे। ये है जहांगीर तानीर, पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में से एक अहम रोल था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। आप गैस कर सकते हो उनका मेन बिजनेस क्या है? चीनी। हाँ, चीनी। शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है और हर पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के रहना चाहता है। कई बड़े पॉलिटिशियंस की तो हिस्सेदारी है इन शुगर मिल्स में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इन शुगर मिल्स को कि ये पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। लेकिन भारत में भी भोपाल गैस कांड और 1984 के दंगों के कारण बहुत सी कंपनियां भारत छोड़कर चली गई। उनमें से एक थी कोका कोला, जब सरकार ने उनका कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करने के लिए उनको मना कर दिया। इन प्राइवेट कंपनी को काम करने के लिए लगभग 80 सरकारी कर्मचारियों से बात करनी पड़ती थी। इसी वजह से कुछ ही कंपनी हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी, जैसे कि एयर इंडिया, दूरदर्शन टीवी पर और हिंदुस्तान मोटर्स गाड़ियों में। एक बार इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कहा कि उनको कंप्यूटर को भारत में लाने के लिए 3 साल लगे। इन ये चेंज हुआ 1991 में, जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने एक बजट पास किया जिससे इंडियन इंडस्ट्री का पूरा रूप ही बदल के रख दिया। इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया गया, जिसका मतलब था कि कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से एक कंपनी खोलना आसान हो गया और उनके दाम भी कम हो गए। हाँ, 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम थी, वही 20 साल के बाद ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हो गई। हमारी लीडर्स बात करते रहे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को ऊपर करना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक मिलिट्री के गठजोड़ में है। हमारी भी डेवलपमेंट तब तक होगी जब तक हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी और मेरी है। जब आप यहाँ तक आए गए हैं तो कुछ महीने पहले इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया था। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ पे भी। लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। आज हम ये जो इजीली कह पाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। इस ग्राफ को देखिए, 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा से ज्यादा था, लेकिन लगभग 40 साल के बाद यही जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का 70 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से पाकिस्तान 12 बार गया है आईएमएफ के पास लोन मांगने के। Moving on now, Pakistan has reached a staff-level agreement with the International Monetary Fund to resume its loan process. इसी पीरियड के दौरान इंडिया आईएमएफ के पास सिर्फ एक बार गया। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान 1988 में इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये सच भी है। 1960 से 1980 में पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही थी इंडिया के मुकाबले में। इनफैक्ट 1980 में पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बूम पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम था, लेकिन आज सिचुएशन बहुत अलग है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लगभग 40 गुना ज्यादा है। एक समय पे पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से आगे थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतना पीछे चली गई? इस चीज को समझने के लिए हमें 1947 से पहले जाना पड़ेगा, जब ये दोनों देश एक थे। ये कुछ फोटोज है बंगाल फैमिन से, जो 20वीं सदी का सबसे भयानक मंजर था, जिसकी वजह से लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। उस समय अंग्रेजों ने कहा था ये अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन कई रिसर्चर ये मानते हैं कि ये डिजास्टर अंग्रेजों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। चीज के लिए जिम्मेवार अंग्रेजों की पॉलिसी भी थी। इसकी वजह से जरूरी रिसोर्सेज इंडियन गरीबों से छीना जा रहा था ताकि ब्रिटिश और अमेरिकन सैनिक अपनी वर्ल्ड वॉर लड़ सके। ये सिचुएशन हमें बताती है कि अंग्रेजों के राज के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को किन हालातों से गुजरना पड़ा था। 1900 से लेकर 1947 तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 1% थी हर साल, क्योंकि उस समय इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत कम एफर्ट्स किए उस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से दुनिया में भारत की लिटरेसी रेट बहुत कम थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल के बीच में थी। तो जब दोनों देशों को आजादी मिली तो दोनों देशों की जिम्मेवारी थी कि स्लो ग्रोथ को बूस्ट अप देने की। कई पॉलिसीज दोनों साइड में बहुत सिमिलर थी। दोनों की इकोनॉमी में सरकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग। इसमें सरकार सब डिसाइड करती है कि किसको क्या करना चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म में सरकार डिसाइड नहीं करती, मार्केट डिसाइड करती है। लेट 1950 में कुछ चीजें ऐसी होने लगी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करने लगी इंडिया के कंपैरिजन में। क्या थी ये चीजें? लियाकत अली खान से लेकर फिरोज खान मुमताज इंडिपेंडेंस के 11 साल पहले पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर थे।
ये सिलसिला रुका 1958 में जब अयूब खान ने एक मिलिट्री रूल इम्पोज किया, और अयूब खान के समय को गोल्डन पीरियड कहा जाता है पाकिस्तानी की इकोनॉमी बूस्ट में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया। उस समय के दौरान पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेट हुई और कई और हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी स्टार्ट हुई। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5 थी, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में सबसे हाईएस्ट। इस समय के दौरान पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी सेट किया था, जिसको इंडिया ने देखकर भी सीख लिया। पाकिस्तान ने बेहतर चावल, बेहतर गेहूं, फर्टिलाइजर और इन चीजों में इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से 1960 में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ 5% से ज्यादा थी। अपने बजट्स को ढंग से मैनेज करना कंट्री के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए भी जरूरी होता है। कई बार हम एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अयूब खान के समय में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही थी। 1960 में पाकिस्तान के 180 यूनिट्स थे जो टेक्सटाइल का काम कर रहे थे। ये यूनिट्स कराची में भी थे और पंजाब में भी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और इस चीज को देखकर कई देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे। और ये हमें देखने को मिला कोल्ड वॉर के दौरान, जब पाकिस्तान ने यूएस को सपोर्ट किया। इस सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर मिले यूएस की तरफ से। यूएस के अलावा कई मिडिल ईस्ट देशों ने भी पाकिस्तान को कई करोड़ों रुपए दिए सपोर्ट करने के लिए। ये है राजा जी, जो एक नेहरू के दोस्त थे, लेकिन बाद में वही उनके दुश्मन बन गए, क्योंकि जहाँ पे राजा जी चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी को खोल दिया जाए, वही नेहरू जी चाहते थे कि सरकार का कंट्रोल रहे इकोनॉमी पर। जहां उस समय पे पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रेड कर रही थी, उस समय पर इंडिया की इकोनॉमी और नीचे गिरती जा रही थी। 1960 में इंडिया ने ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी और नीचे चली। उस समय पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि वो अपने डोमेस्टिक बिजनेसेस को ग्रो करवाना चाहते हैं, जहां पे उन्होंने टैरिफ्स, सब्सिडीज और रिस्ट्रिक्शंस पे काम किया। इससे बिजनेसेस ना इंपोर्ट कर सकते, ना अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते। वहीं दूसरी तरफ ये माना जाता था कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको मिलिट्री जनरल की सिर्फ हाई चाहिए। इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कई बाबुओं से मिलना पड़ता था। इसी वजह से 1960 से 1980 में जहां पाकिस्तान की ग्रोथ थी 6%, वहीं इंडिया की ग्रोथ थी सिर्फ 4%। लेकिन 1970 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो गई। उस समय पर पाकिस्तान के दो बड़े हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अयूब खान के 10 साल के राज के दौरान जहां ईस्ट पाकिस्तान का पर कैपिटा 514 रुपये था, वहीं वेस्ट पाकिस्तान का सिर्फ 314 रुपये था। इसके अलावा अयूब खान ने कुछ ऐसी ट्रेड पॉलिसीज लागू की जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जहां वेस्ट पाकिस्तान के लोग इजीली ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को आसानी से सामान बेच सकते थे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान के लोग जब वेस्ट वालों को सामान बेचते थे तो उस पर टैरिफ लगाया जाता था। इसका मतलब क्या, वेस्ट पाकिस्तान में कुछ भी बेच सकते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में आप सिर्फ लोकल आइटम ही बेच सकते थे। ये सिर्फ एक कारण नहीं था, कई और भी कारण थे, जिससे ये क्लियरली शो हो रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी अयूब खान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए, जिसके बाद अयूब खान सत्ता से चले गए और उन्हें रिप्लेस किया याह्या खान ने। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पीछे धकेल दिया। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक इतना खतरनाक साइक्लोन आया जिसमें एक ही रात में 5 लाख लोग मारे गए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लीडर ने वेस्ट बंगाली लोगों को बचाने में कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए। उसके बाद 1971 की जंग से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसका लगभग खर्च बताया जाता है $10 बिलियन। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया था, और पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान और देशों से ट्रेड कर पाता था। 1971 की जंग में ईस्ट पाकिस्तान में जो एक जूट की फैक्ट्री थी, जंग के बाद बांग्लादेश में चली गई, और इस जंग के बाद जुल्फिकार भुट्टो को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया गया। जब सरकार ने सभी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल ले लिया तो इकोनॉमी और भुगतने लगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुरी तरीके से गिर गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली पाकिस्तान छोड़कर चली गई, जैसे दाऊद्स यूएस से चले गए, साइगोल्स मिडिल ईस्ट चले गए और हबीब्स यूरोप चले गए। तो आपको ऐसे रिसर्च वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जहां 1960 में पाकिस्तान इतना ग्रो कर रही थी, 1970 में उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तहस महस हो चुकी थी। 1972 से 1977 में पाकिस्तान ने बहुत बुरा दौर देखा, जहां हर साल 15% महंगाई दर बढ़ रही थी। वहां दूसरी तरफ भारत ने इंदिरा गांधी टाइम में कई बिजनेसेस को नेशनलाइज कर दिया था, लेकिन इस खतरे से पाकिस्तान अपने आप को उबार नहीं पाया। और दूसरी समस्या थी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क। जैसे 1977 में एक और मिलिट्री कूप हुआ था, उसको किया था मोहम्मद जियाउल हक ने।
इन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को जेल करवाई, 2 साल की सजा दिलवाई और उसके बाद उनको फांसी पर लटका दिया। लेकिन जिया-उल हक का रोल पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया था, जिसको उल हक ने कम करने की कोशिश की प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, के रिस्पॉन्स में यूएस ने मुजाहिदीन के फाइटर्स को पैसे भेजे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए। तब पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए। अब इस सपोर्ट का इम्पैक्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली भी झेलना पड़ा। अफगानिस्तान में ये वॉर खत्म हुई 1989 में और उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलटफेर होते रहे। 1988 में जिया और हक एक प्लेन क्रैश में मारे गए। फिर वही 1999 में परवेज मुशर्रफ ने एक और मिलिट्री कूप किया। 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान की 9 सरकारें बदली। जिया-उल हक के इस्लामाइजेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी पड़ा, जहां कई पॉलिटिकल पार्टीज पैदा हुई जो एक दूसरे को ये प्रूव करती थी कि कौन इस्लाम को ज्यादा फॉलो करता है। इस चीज की वजह से पाकिस्तान में वायलेंस बढ़ा और पाकिस्तान कभी अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर ही नहीं पाया। उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमी को कुछ बिजनेसमैन डोमिनेट करने लगे, जिनके रिलेशन पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के साथ अच्छे थे। ये है जहांगीर तारीर, पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में से एक अहम रोल था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। आप गैस कर सकते हो उनका मेन बिजनेस क्या है? चीनी। हाँ, चीनी शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है और हर पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के रहना चाहता है। कई बड़े पॉलिटिशियंस की तो हिस्सेदारी है इन शुगर मिल्स में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इन शुगर मिल्स को कि ये पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। लेकिन भारत में भी भोपाल गैस कांड और 1984 के दंगों के कारण बहुत सी कंपनियां भारत छोड़कर चली गई। उनमें से एक थी कोका कोला, जब सरकार ने उनका कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करने के लिए उनको मना कर दिया। इन प्राइवेट कंपनी को काम करने के लिए लगभग 80 सरकारी कर्मचारियों से बात करनी पड़ती थी। इसी वजह से कुछ ही कंपनी हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी, जैसे कि एयर इंडिया, दूरदर्शन टीवी पर और हिंदुस्तान मोटर्स गाड़ियों में। एक बार इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कहा कि उनको कंप्यूटर को भारत में लाने के लिए 3 साल लगे। इन ये चेंज हुआ 1991 में, जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने एक बजट पास किया, जिससे इंडियन इंडस्ट्री का पूरा रूप ही बदल के रख दिया। इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया गया, जिसका मतलब था कि कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी खोलना आसान हो गया और उनके दाम भी कम हो गए। 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम थी, वही 20 साल के बाद ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हो गई। हमारे लीडर्स बात करते रहे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को ऊपर करना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक मिलिट्री के कंट्रोल में है। हमारी भी डेवलपमेंट तब तक होगी जब तक हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी और मेरी है। जब आप यहाँ तक आए गए हैं तो कुछ महीने पहले इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया था। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ पे भी। लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। आज हम ये जो इजीली कह पाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। इस ग्राफ को देखिए, 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा से ज्यादा था, लेकिन लगभग 40 साल के बाद यही जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का 70 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से पाकिस्तान 12 बार गया है आईएमएफ के पास लोन मांगने के। Moving on now, Pakistan has reached a staff level agreement with the International Monetary Fund to resume its loan process. इसी पीरियड के दौरान इंडिया आईएमएफ के पास सिर्फ एक बार गया। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान 1988 में इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये सच भी है। 1960 से 1980 में पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही थी इंडिया के मुकाबले में। इनफैक्ट 1980 में पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बूम पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम था। लेकिन आज सिचुएशन बहुत अलग है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लगभग 40 गुना ज्यादा है। एक समय पे पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से आगे थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतना पीछे चली गई? इस चीज को समझने के लिए हमें 1947 से पहले जाना पड़ेगा, जब ये दोनों देश एक थे। ये कुछ फोटोज है बंगाल फैमिन से, जो 20वीं सदी का सबसे भयानक मंजर था, जिसकी वजह से लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। उस समय अंग्रेजों ने कहा था ये अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन कई रिसर्चर ये मानते हैं कि ये डिजास्टर अंग्रेजों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। चीज के लिए जिम्मेवार अंग्रेजों की पॉलिसी भी थी,
इसकी वजह से जरूरी रिसोर्सेज इंडियन गरीबों से छीना जा रहा था ताकि ब्रिटिश और अमेरिकन सैनिक अपनी वर्ल्ड वॉर लड़ सके। ये सिचुएशन हमें बताती है कि अंग्रेजों के राज के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को किन हालातों से गुजरना पड़ा था। 1900 से लेकर 1947 तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 1% थी हर साल, क्योंकि उस समय इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत कम एफर्ट्स किए उस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से दुनिया में भारत की लिटरेसी रेट बहुत कम थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल के बीच में थी। तो जब दोनों देशों को आजादी मिली तो दोनों देशों की जिम्मेवारी थी कि स्लो ग्रोथ को बूस्ट अप देने की। कई पॉलिसीज दोनों साइड में बहुत सिमिलर थी। दोनों की इकोनॉमी में सरकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग। इसमें सरकार सब डिसाइड करती है कि किसको क्या करना चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म में सरकार डिसाइड नहीं करती, मार्केट डिसाइड करती है। लेट 1950 में कुछ चीजें ऐसी होने लगी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करने लगी इंडिया के कंपैरिजन में। क्या थी ये चीजें? लियाकत अली खान से लेकर फिरोज खान मुमताज इंडिपेंडेंस के 11 साल पहले पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर थे। ये सिलसिला रुका 1958 में जब अयूब खान ने एक मिलिट्री रूल इम्पोज किया और अयूब खान के समय को गोल्डन पीरियड कहा जाता है पाकिस्तानी की इकोनॉमी बूस्ट में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया। उस समय के दौरान पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेट हुई और कई और हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी स्टार्ट हुई। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5 थी, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में सबसे हाईएस्ट। इस समय के दौरान पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी सेट किया था, जिसको इंडिया ने देखकर भी सीख लिया। पाकिस्तान ने बेहतर चावल, बेहतर गेहूं, फर्टिलाइजर और इन चीजों में इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से 1960 में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ 5% से ज्यादा थी। अपने बजट्स को ढंग से मैनेज करना कंट्री के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए भी जरूरी होता है। कई बार हम एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अयूब खान के समय में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही थी। 1960 में पाकिस्तान के 180 यूनिट्स थे जो टेक्सटाइल का काम कर रहे थे। ये यूनिट्स कराची में भी थे और पंजाब में भी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और इस चीज को देखकर कई देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे। और ये हमें देखने को मिला कोल्ड वॉर के दौरान, जब पाकिस्तान ने यूएस को सपोर्ट किया। इस सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर मिले यूएस की तरफ से। यूएस के अलावा कई मिडिल ईस्ट देशों ने भी पाकिस्तान को कई करोड़ों रुपए दिए सपोर्ट करने के लिए। ये है राजा जी, जो एक नेहरू के दोस्त थे, लेकिन बाद में वही उनके दुश्मन बन गए, क्योंकि जहाँ पे राजा जी चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी को खोल दिया जाए, वही नेहरू जी चाहते थे कि सरकार का कंट्रोल रहे इकोनॉमी पर। जहाँ उस समय पे पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रेड कर रही थी, उस समय पर इंडिया की इकोनॉमी और नीचे गिरती जा रही थी। 1960 में इंडिया ने ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी और नीचे चली। उस समय पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि वो अपने डोमेस्टिक बिजनेसेस को ग्रो करवाना चाहते हैं, जहां पे उन्होंने टैरिफ्स, सब्सिडीज और रिस्ट्रिक्शंस पे काम किया। इससे बिजनेसेस ना इंपोर्ट कर सकते, ना अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते। वहीं दूसरी तरफ ये माना जाता था कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको मिलिट्री जनरल की सिर्फ हाई चाहिए। इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कई बाबुओं से मिलना पड़ता था। इसी वजह से 1960 से 1980 में जहां पाकिस्तान की ग्रोथ थी 6%, वहीं इंडिया की ग्रोथ थी सिर्फ 4%। लेकिन 1970 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो गई। उस समय पर पाकिस्तान के 2 बड़े हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अयूब खान के 10 साल के राज के दौरान जहां ईस्ट पाकिस्तान का पर कैपिटा 514 रुपए था, वहीं वेस्ट पाकिस्तान का सिर्फ 314 रुपए था। इसके अलावा अयूब खान ने कुछ ऐसी ट्रेड पॉलिसीज लागू की जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जहां वेस्ट पाकिस्तान के लोग इजीली ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को आसानी से सामान बेच सकते थे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान के लोग जब वेस्ट वालों को सामान बेचते थे तो उस पर टैरिफ लगाया जाता था। इसका मतलब क्या, वेस्ट पाकिस्तान में कुछ भी बेच सकते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में आप सिर्फ लोकल आइटम ही बेच सकते थे। ये सिर्फ एक कारण नहीं था, कई और भी कारण थे, जिससे ये क्लियरली शो हो रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी अयूब खान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए, जिसके बाद अयूब खान सत्ता से चले गए और उन्हें रिप्लेस किया याह्या खान ने। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पीछे धकेल दिया। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक इतना खतरनाक साइक्लोन आया जिसमें एक ही रात में 5 लाख लोग मारे गए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लीडर ने वेस्ट बंगाली लोगों को बचाने में कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए। उसके बाद 1971 की जंग से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसका लगभग खर्च बताया जाता है $10 बिलियन। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया था, और पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान और देशों से ट्रेड कर पाता था। 1971 की जंग में ईस्ट पाकिस्तान में जो एक जूट की फैक्ट्री थी, जंग के बाद बांग्लादेश में चली गई।
और इस जंग के बाद जुल्फिकार भुट्टो को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया गया। जब सरकार ने सभी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल ले लिया तो इकोनॉमी और भुगतने लगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुरी तरीके से गिर गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रियल्स फैमिली पाकिस्तान छोड़कर चली गई, जैसे दाऊद्स यूएस से चले गए, साइगोल्स मिडल ईस्ट चले गए और हबीब्स यूरोप चले गए। तो आपको ऐसे रिसर्च वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जहां 1960 में पाकिस्तान इतना ग्रो कर रही थी, 1970 में उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तहस महस हो चुकी थी। 1972 से 1977 में पाकिस्तान ने बहुत बुरा दौर देखा, जहां हर साल 15% महंगाई दर बढ़ रही थी। वहां दूसरी तरफ भारत ने इंदिरा गांधी के टाइम में कई बिजनेसेस को नेशनलाइज कर दिया था, लेकिन इस खतरे से पाकिस्तान अपने आप को उबार नहीं पाया। और दूसरी समस्या थी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क। जैसे 1977 में एक और मिलिट्री कूप हुआ था, उसको किया था मोहम्मद जियाउल हक ने। उन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को जेल करवाई, 2 साल की सजा दिलवाई और उसके बाद उनको फांसी पर लटका दिया। लेकिन जियाउल हक का रोल पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया था, जिसको उल हक ने कम करने की कोशिश की प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, के रिस्पॉन्स में यूएस ने मुजाहिदीन के फाइटर्स को पैसे भेजे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए। तब पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए। अब इस सपोर्ट का इम्पैक्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली भी झेलना पड़ा। अफगानिस्तान में ये वॉर खत्म हुई 1989 में और उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलटफेर होते रहे। 1988 में जिया और हक एक प्लेन क्रैश में मारे गए। फिर वही 1999 में परवेज मुशर्रफ ने एक और मिलिट्री कूप किया। 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान की 9 सरकारें बदली। जिया-उल हक के इस्लामाइजेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी पड़ा, जहां कई पॉलिटिकल पार्टीज पैदा हुई जो एक दूसरे को ये प्रूव करती थी कि कौन इस्लाम को ज्यादा फॉलो करता है। इस चीज की वजह से पाकिस्तान में वायलेंस बढ़ा और पाकिस्तान कभी अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर ही नहीं पाया। उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमी को कुछ बिजनेसमैन डोमिनेट करने लगे, जिनके रिलेशन पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के साथ अच्छे थे। ये है जहांगीर तानीर, पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में से एक। एक अहम रोल था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। आप गैस कर सकते हो उनका मेन बिजनेस क्या है? चीनी। हाँ, चीनी। शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है और हर पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के रहना चाहता है। कई बड़े पॉलिटिशियंस की तो हिस्सेदारी है इन शुगर मिल्स में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इन शुगर मिल्स को कि ये पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। लेकिन भारत में भी भोपाल गैस कांड और 1984 के दंगों के कारण बहुत सी कंपनियां भारत छोड़कर चली गई। उनमें से एक थी कोका कोला, जब सरकार ने उनका कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करने के लिए उनको मना कर दिया। इन प्राइवेट कंपनी को काम करने के लिए लगभग 80 सरकारी कर्मचारियों से बात करनी पड़ती थी। इसी वजह से कुछ ही कंपनी हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी, जैसे कि एयर इंडिया, दूरदर्शन टीवी पर और हिंदुस्तान मोटर्स गाड़ियों में। एक बार इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कहा कि उनको कंप्यूटर को भारत में लाने के लिए 3 साल लगे। इन ये चेंज हुआ 1991 में, जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने एक बजट पास किया, जिससे इंडियन इंडस्ट्री का पूरा रूप ही बदल के रख दिया। इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया गया, जिसका मतलब था कि कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी खोलना आसान हो गया और उनके दाम भी कम हो गए। 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम थी, वही 20 साल के बाद ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हो गई। हमारे लीडर्स बात करते रहे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को ऊपर करना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक मिलिट्री के गठजोड़ में है। हमारी भी डेवलपमेंट तब तक होगी जब तक हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी और मेरी है। जब आप यहाँ तक आए हुए हैं तो कुछ महीने पहले इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया था, अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ पे भी। लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। आज हम ये जो इजीली कह पाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। इस ग्राफ को देखिए, 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा से ज्यादा था, लेकिन लगभग 40 साल के बाद यही जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का 70 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से पाकिस्तान 12 बार गया है IMF के पास लोन मांगने के। Moving on now, Pakistan has reached a staff level agreement with the International Monetary Fund to resume its loan process. इसी पीरियड के दौरान इंडिया IMF के पास सिर्फ एक बार गया। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान 1988 में इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये सच भी है। 1960 से 1980 में पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही थी इंडिया के मुकाबले में। इनफैक्ट 1980 में पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बूम पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम था। लेकिन आज सिचुएशन बहुत अलग है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं
वो भी हम उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लगभग 40 गुना ज्यादा है। एक समय पे पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से आगे थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतना पीछे चली गई? इस चीज को समझने के लिए हमें 1947 से पहले जाना पड़ेगा, जब ये दोनों देश एक थे। ये कुछ फोटोज है बंगाल फैमिन से, जो 20वीं सदी का सबसे भयानक मंजर था, जिसकी वजह से लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। उस समय अंग्रेजों ने कहा था ये अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन कई रिसर्चर ये मानते हैं कि ये डिजास्टर अंग्रेजों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। चीज के लिए जिम्मेवार अंग्रेजों की पॉलिसी भी थी। इसकी वजह से जरूरी रिसोर्सेज इंडियन गरीबों से छीना जा रहा था, ताकि ब्रिटिश और अमेरिकन सैनिक अपनी वर्ल्ड वॉर लड़ सके। ये सिचुएशन हमें बताती है कि अंग्रेजों के राज के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को किन हालातों से गुजरना पड़ा था। 1900 से लेकर 1947 तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 1% थी हर साल, क्योंकि उस समय इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत कम एफर्ट्स किए उस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से दुनिया में भारत की लिटरेसी रेट बहुत कम थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल के बीच में थी। तो जब दोनों देशों को आजादी मिली तो दोनों देशों की जिम्मेवारी थी कि स्लो ग्रोथ को बूस्ट अप देने की। कई पॉलिसीज दोनों साइड में बहुत सिमिलर थी। दोनों की इकोनॉमी में सरकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग। इसमें सरकार सब डिसाइड करती है कि किसको क्या करना चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म में सरकार डिसाइड नहीं करती, मार्केट डिसाइड करती है। लेट 1950 में कुछ चीजें ऐसी होने लगी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करने लगी इंडिया के कंपैरिजन में। क्या थी ये चीजें? लियाकत अली खान से लेकर फिरोज खान मुमताज इंडिपेंडेंस के 11 साल पहले पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर थे। ये सिलसिला रुका 1958 में, जब अयूब खान ने एक मिलिट्री रूल इम्पोज किया, और अयूब खान के समय को गोल्डन पीरियड कहा जाता है पाकिस्तानी की इकोनॉमी बूस्ट में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया। उस समय के दौरान पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेट हुई और कई और हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी स्टार्ट हुई। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5 थी, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में सबसे हाईएस्ट। इस समय के दौरान पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी सेट किया था, जिसको इंडिया ने देखकर भी सीख लिया। पाकिस्तान ने बेहतर चावल, बेहतर गेहूं, फर्टिलाइजर और इन चीजों में इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से 1960 में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ 5% से ज्यादा थी। अपने बजट्स को ढंग से मैनेज करना कंट्री के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए भी जरूरी होता है। कई बार हम एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अयूब खान के समय में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही थी। 1960 में पाकिस्तान के 180 यूनिट्स थे जो टेक्सटाइल का काम कर रहे थे। ये यूनिट्स कराची में भी थे और पंजाब में भी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और इस चीज को देखकर कई देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे। और ये हमें देखने को मिला कोल्ड वॉर के दौरान, जब पाकिस्तान ने यूएस को सपोर्ट किया। इस सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर मिले यूएस की तरफ से। यूएस के अलावा कई मिडिल ईस्ट देशों ने भी पाकिस्तान को कई करोड़ों रुपए दिए सपोर्ट करने के लिए। ये है राजा जी, जो एक नेहरू के दोस्त थे, लेकिन बाद में वही उनके दुश्मन बन गए, क्योंकि जहाँ पे राजा जी चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी को खोल दिया जाए, वही नेहरू जी चाहते थे कि सरकार का कंट्रोल रहे इकोनॉमी पर। जहाँ उस समय पे पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रेड कर रही थी, उस समय पर इंडिया की इकोनॉमी और नीचे गिरती जा रही थी। 1960 में इंडिया ने ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी और नीचे चली। उस समय पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि वो अपने डोमेस्टिक बिजनेसेस को ग्रो करवाना चाहते हैं, जहां पे उन्होंने टैरिफ्स, सब्सिडीज और रिस्ट्रिक्शंस पे काम किया। इससे बिजनेसेस ना इंपोर्ट कर सकते, ना अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते। वहीं दूसरी तरफ ये माना जाता था कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको मिलिट्री जनरल की सिर्फ हाँ ही चाहिए। इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कई बाबुओं से मिलना पड़ता था। इसी वजह से 1960 से 1980 में जहां पाकिस्तान की ग्रोथ थी 6%, वहीं इंडिया की ग्रोथ थी सिर्फ 4%। लेकिन 1970 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो गई। उस समय पर पाकिस्तान के 2 बड़े हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अयूब खान के 10 साल के राज के दौरान जहां ईस्ट पाकिस्तान का पर कैपिटा 514 रुपए था, वहीं वेस्ट पाकिस्तान का सिर्फ 314 रुपए था। इसके अलावा अयूब खान ने कुछ ऐसी ट्रेड पॉलिसीज लागू की जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जहां वेस्ट पाकिस्तान के लोग इजीली ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को आसानी से सामान बेच सकते थे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान के लोग जब वेस्ट वालों को सामान बेचते थे तो उस पर टैरिफ लगाया जाता था। इसका मतलब क्या, वेस्ट पाकिस्तान में कुछ भी बेच सकते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में आप सिर्फ लोकल आइटम ही बेच सकते थे। ये सिर्फ एक कारण नहीं था, कई और भी कारण थे, जिससे ये क्लियरली शो हो रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी अयूब खान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए, जिसके बाद अयूब खान सत्ता से चले गए और उन्हें रिप्लेस किया याह्या खान ने। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पीछे धकेल दिया।
1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक इतना खतरनाक साइक्लोन आया जिसमें एक ही रात में 5 लाख लोग मारे गए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लीडर ने वेस्ट बंगाली लोगों को बचाने में कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए। उसके बाद 1971 की जंग से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसका लगभग खर्च बताया जाता है $10 बिलियन। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया था, और पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान और देशों से ट्रेड कर पाता था। 1971 की जंग में ईस्ट पाकिस्तान में जो एक जूट की फैक्ट्री थी, जंग के बाद बांग्लादेश में चली गई, और इस जंग के बाद जुल्फिकार भुट्टो को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया गया। जब सरकार ने सभी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल ले लिया तो इकोनॉमी और भुगतने लगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुरी तरीके से गिर गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली पाकिस्तान छोड़कर चली गई, जैसे दाऊद्स यूएसए चले गए, साइगोल्स मिडल ईस्ट चले गए और हबीब्स यूरोप चले गए। तो आपको ऐसे रिसर्च वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जहां 1960 में पाकिस्तान इतना ग्रो कर रही थी, 1970 में उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तहस महस हो चुकी थी। 1972 से 1977 में पाकिस्तान ने बहुत बुरा दौर देखा, जहाँ हर साल 15% महंगाई दर बढ़ रही थी। वहाँ दूसरी तरफ भारत ने इंदिरा गांधी के टाइम में कई बिजनेसेस को नेशनलाइज कर दिया था, लेकिन इस खतरे से पाकिस्तान अपने आप को उबार नहीं पाया। और दूसरी समस्या थी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क। जैसे 1977 में एक और मिलिट्री कूप हुआ था, उसको किया था मोहम्मद जियाउल हक ने। इन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को जेल करवाई, 2 साल की सजा दिलवाई और उसके बाद उनको फांसी पर लटका दिया। लेकिन जियाउल हक का रोल पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया था, जिसको उल हक ने कम करने की कोशिश की प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, के रिस्पॉन्स में यूएस ने मुजाहिदीन के फाइटर्स को पैसे भेजे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए। तब पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए। अब इस सपोर्ट का इम्पैक्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली भी झेलना पड़ा। अफगानिस्तान में ये वॉर खत्म हुई 1989 में, और उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलटफेर होते रहे। 1988 में जिया और हक एक प्लेन क्रैश में मारे गए। फिर वही 1999 में परवेज मुशर्रफ ने एक और मिलिट्री कूप किया। 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान की 9 सरकारें बदली। जिया उल हक के इस्लामाइजेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी पड़ा, जहाँ कई पॉलिटिकल पार्टीज पैदा हुई जो एक दूसरे को ये प्रूव करती थी कि कौन इस्लाम को ज्यादा फॉलो करता है। इस चीज की वजह से पाकिस्तान में वायलेंस बढ़ा और पाकिस्तान कभी अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर ही नहीं पाया। उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमी को कुछ बिजनेसमैन डोमिनेट करने लगे, जिनके रिलेशन पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के साथ अच्छे थे। ये है जहांगीर तनीर, पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में से इनका एक अहम रोल था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। आप गैस कर सकते हो उनका मेन बिजनेस क्या है? चीनी। हाँ, चीनी। शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है और हर पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के रहना चाहता है। कई बड़े पॉलिटिशियंस की तो हिस्सेदारी है इन शुगर मिल्स में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इन शुगर मिल्स को कि ये पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। लेकिन भारत में भी भोपाल गैस कांड और 1984 के दंगों के कारण बहुत सी कंपनियां भारत छोड़कर चली गई। उनमें से एक थी कोका कोला, जब सरकार ने उनका कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करने के लिए उनको मना कर दिया। इन प्राइवेट कंपनी को काम करने के लिए लगभग 80 सरकारी कर्मचारियों से बात करनी पड़ती थी। इसी वजह से कुछ ही कंपनी हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी, जैसे कि एयर इंडिया, दूरदर्शन टीवी पर और हिंदुस्तान मोटर्स गाड़ियों में। एक बार इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कहा कि उनको कंप्यूटर को भारत में लाने के लिए 3 साल लगे। इन ये चेंज हुआ 1991 में, जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने एक बजट पास किया, जिससे इंडियन इंडस्ट्री का पूरा रूप ही बदल के रख दिया। इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया गया, जिसका मतलब था कि कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी खोलना आसान हो गया और उनके दाम भी कम हो गए। 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम थी, वही 20 साल के बाद ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हो गई। हमारे लीडर्स बात करते रहे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को ऊपर करना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक मिलिट्री के गठजोड़ में है। हमारी भी डेवलपमेंट तब तक होगी जब तक हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी और मेरी है। जब आप यहाँ तक आए गए हैं तो कुछ महीने पहले इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया था, अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ पे भी। लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। आज हम ये जो इजीली कह पाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। इस ग्राफ को देखिए,
1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा से ज़्यादा था, लेकिन लगभग 40 साल के बाद यही जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का 70 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से पाकिस्तान 12 बार गया है IMF के पास लोन मांगने के लिए। Moving on now, Pakistan has reached a staff level agreement with the International Monetary Fund to resume its loan process. इसी पीरियड के दौरान इंडिया IMF के पास सिर्फ एक बार गया। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान 1988 में इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये सच भी है। 1960 से 1980 में पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही थी इंडिया के मुकाबले में। इनफैक्ट 1980 में पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बूम पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम था, लेकिन आज सिचुएशन बहुत अलग है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लगभग 40 गुना ज्यादा है। एक समय पे पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से आगे थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतना पीछे चली गई? इस चीज को समझने के लिए हमें 1947 से पहले जाना पड़ेगा, जब ये दोनों देश एक थे। ये कुछ फोटोज है बंगाल फैमिन से, जो 20वीं सदी का सबसे भयानक मंजर था, जिसकी वजह से लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। उस समय अंग्रेजों ने कहा था ये अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन कई रिसर्चर ये मानते हैं कि ये डिजास्टर अंग्रेजों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। चीज के लिए जिम्मेवार अंग्रेजों की पॉलिसी भी थी। इसकी वजह से जरूरी रिसोर्सेज इंडियन गरीबों से छीना जा रहा था, ताकि ब्रिटिश और अमेरिकन सैनिक अपनी वर्ल्ड वॉर लड़ सके। ये सिचुएशन हमें बताती है कि अंग्रेजों के राज के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को किन हालातों से गुजरना पड़ा था। 1900 से लेकर 1947 तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 1% थी हर साल, क्योंकि उस समय इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत कम एफर्ट्स किए उस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से दुनिया में भारत की लिटरेसी रेट बहुत कम थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल के बीच में थी। तो जब दोनों देशों को आजादी मिली तो दोनों देशों की जिम्मेवारी थी कि स्लो ग्रोथ को बूस्ट अप देने की। कई पॉलिसीज दोनों साइड में बहुत सिमिलर थी। दोनों की इकोनॉमी में सरकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग। इसमें सरकार सब डिसाइड करती है कि किसको क्या करना चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म में सरकार डिसाइड नहीं करती, मार्केट डिसाइड करती है। लेट 1950 में कुछ चीजें ऐसी होने लगी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करने लगी इंडिया के कंपैरिजन में। क्या थी ये चीजें? लियाकत अली खान से लेकर फिरोज खान मुमताज इंडिपेंडेंस के 11 साल पहले पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर थे। ये सिलसिला रुका 1958 में, जब अयूब खान ने एक मिलिट्री रूल इम्पोज किया, और अयूब खान के समय को गोल्डन पीरियड कहा जाता है पाकिस्तानी की इकोनॉमी बूस्ट में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया। उस समय के दौरान पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेट हुई और कई और हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी स्टार्ट हुई। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5 थी, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में सबसे हाईएस्ट। इस समय के दौरान पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी सेट किया था, जिसको इंडिया ने देखकर भी सीख लिया। पाकिस्तान ने बेहतर चावल, बेहतर गेहूं, फर्टिलाइजर और इन चीजों में इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से 1960 में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ 5% से ज्यादा थी। अपने बजट्स को ढंग से मैनेज करना कंट्री के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए भी जरूरी होता है। कई बार हम एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अयूब खान के समय में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही थी। 1960 में पाकिस्तान के 180 यूनिट्स थे जो टेक्सटाइल का काम कर रहे थे। ये यूनिट्स कराची में भी थे और पंजाब में भी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और इस चीज को देखकर कई देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे। और ये हमें देखने को मिला कोल्ड वॉर के दौरान, जब पाकिस्तान ने यूएस को सपोर्ट किया। इस सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर मिले यूएस की तरफ से। यूएस के अलावा कई मिडिल ईस्ट देशों ने भी पाकिस्तान को कई करोड़ों रुपए दिए सपोर्ट करने के लिए। ये है राजा जी, जो एक नेहरू के दोस्त थे, लेकिन बाद में वही उनके दुश्मन बन गए, क्योंकि जहाँ पे राजा जी चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी को खोल दिया जाए, वही नेहरू जी चाहते थे कि सरकार का कंट्रोल रहे इकोनॉमी पर। जहां उस समय पे पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रेड कर रही थी, उस समय पर इंडिया की इकोनॉमी और नीचे गिरती जा रही थी। 1960 में इंडिया ने ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी और नीचे चली। उस समय पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि वो अपने डोमेस्टिक बिजनेसेस को ग्रो करवाना चाहते हैं, जहां पे उन्होंने टैरिफ, सब्सिडीज और रिस्ट्रिक्शंस पे काम किया। इससे बिजनेसेस ना इंपोर्ट कर सकते, ना अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते। वहीं दूसरी तरफ ये माना जाता था कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको मिलिट्री जनरल की सिर्फ हाई चाहिए। इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कई बाबुओं से मिलना पड़ता था। इसी वजह से 1960 से 1980 में जहां पाकिस्तान की ग्रोथ थी 6%, वहीं इंडिया की ग्रोथ थी सिर्फ 4%। लेकिन 1970 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो गई। उस समय पर पाकिस्तान
के दो बड़े हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अयूब खान के 10 साल के राज के दौरान जहां ईस्ट पाकिस्तान का पर कैपिटा 514 रुपये था, वहीं वेस्ट पाकिस्तान का सिर्फ 314 रुपये था। इसके अलावा अयूब खान ने कुछ ऐसी ट्रेड पॉलिसीज लागू की जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जहां वेस्ट पाकिस्तान के लोग इजीली ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को आसानी से सामान बेच सकते थे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान के लोग जब वेस्ट वालों को सामान बेचते थे तो उस पर टैरिफ लगाया जाता था। इसका मतलब क्या, वेस्ट पाकिस्तान में कुछ भी बेच सकते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में आप सिर्फ लोकल आइटम ही बेच सकते थे। ये सिर्फ एक कारण नहीं था, कई और भी कारण थे जिससे ये क्लियरली शो हो रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी अयूब खान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए, जिसके बाद अयूब खान सत्ता से चले गए और उन्हें रिप्लेस किया याह्या खान ने। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पीछे धकेल दिया। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक इतना खतरनाक साइक्लोन आया जिसमें एक ही रात में 5 लाख लोग मारे गए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लीडर ने वेस्ट बंगाली लोगों को बचाने में कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए। उसके बाद 1971 की जंग से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसका लगभग खर्च बताया जाता है $10 बिलियन। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया था, और पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान और देशों से ट्रेड कर पाता था। 1971 की जंग में ईस्ट पाकिस्तान में जो एक जूट की फैक्ट्री थी, जंग के बाद बांग्लादेश में चली गई, और इस जंग के बाद जुल्फिकार भुट्टो को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया गया। जब सरकार ने इन सभी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल ले लिया तो इकोनॉमी और भुगतने लगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुरी तरीके से गिर गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली पाकिस्तान छोड़कर चली गई, जैसे दाऊद्स यूएसए चले गए, साइगोल्स मिडल ईस्ट चले गए और हबीब्स यूरोप चले गए। तो आपको ऐसे रिसर्च वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जहां 1960 में पाकिस्तान इतना ग्रो कर रही थी, 1970 में उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तहस महस हो चुकी थी। 1972 से 1977 में पाकिस्तान ने बहुत बुरा दौर देखा, जहां हर साल 15% महंगाई दर बढ़ रही थी। वहां दूसरी तरफ भारत ने इंदिरा गांधी के टाइम में कई बिजनेसेस को नेशनलाइज कर दिया था, लेकिन इस खतरे से पाकिस्तान अपने आप को उबार नहीं पाया। और दूसरी समस्या थी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क। जैसे 1977 में एक और मिलिट्री कूप हुआ था, उसको किया था मोहम्मद जियाउल हक ने। इन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को जेल करवाई, 2 साल की सजा दिलवाई और उसके बाद उनको फांसी पर लटका दिया। लेकिन जियाउल हक का रोल पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया था, जिसको उल हक ने कम करने की कोशिश की प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, के रिस्पॉन्स में यूएस ने मुजाहिदीन के फाइटर्स को पैसे भेजे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए। तब पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया है इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए। अब इस सपोर्ट का इम्पैक्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली भी झेलना पड़ा। अफगानिस्तान में ये वॉर खत्म हुई 1989 में, और उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलटफेर होते रहे। 1988 में जियाउल हक एक प्लेन क्रैश में मारे गए। फिर वही 1999 में परवेज मुशर्रफ ने एक और मिलिट्री कूप किया। 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान की 9 सरकारें बदली। जियाउल हक के इस्लामाइजेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी पड़ा, जहां कई पॉलिटिकल पार्टीज पैदा हुई जो एक दूसरे को ये प्रूव करती थी कि कौन इस्लाम को ज्यादा फॉलो करता है। इस चीज की वजह से पाकिस्तान में वायलेंस बढ़ा और पाकिस्तान कभी अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर ही नहीं पाया। उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमी को कुछ बिजनेसमैन डोमिनेट करने लगे, जिनके रिलेशन पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के साथ अच्छे थे। ये है जहांगीर तानीर, पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में से इनका एक अहम रोल था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। आप गैस कर सकते हो उनका मेन बिजनेस क्या है? चीनी। हाँ, चीनी। शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है और हर पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के रहना चाहता है। कई बड़े पॉलिटिशियंस की तो हिस्सेदारी है इन शुगर मिल्स में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इन शुगर मिल्स को कि ये पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। लेकिन भारत में भी भोपाल गैस कांड और 1984 के दंगों के कारण बहुत सी कंपनियां भारत छोड़कर चली गई। उनमें से एक थी कोका कोला। जब सरकार ने उनका कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करने के लिए उनको मना कर दिया। इन प्राइवेट कंपनी को काम करने के लिए लगभग 80 सरकारी कर्मचारियों से बात करनी पड़ती थी। इसी वजह से कुछ ही कंपनी हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी, जैसे कि एयर इंडिया, दूरदर्शन टीवी पर और हिंदुस्तान मोटर्स गाड़ियों में। एक बार इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कहा कि उनको कंप्यूटर को भारत में लाने के लिए 3 साल लगे। इन ये चेंज हुआ 1991 में, जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी ने एक बजट पास किया, जिसने इंडियन इंडस्ट्री का पूरा रूप ही बदल के रख दिया। इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया गया, जिसका मतलब था कि कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी खोलना आसान हो गया और उनके दाम भी कम हो गए। हाँ, 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम थी, वही 20 साल के बाद ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हो गई। हमारे लीडर्स बात करते रहे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को ऊपर करना चाहिए। पाकिस्तान
पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक मिलिट्री के गठजोड़ में है। हमारी भी डेवलपमेंट तब तक होगी जब तक हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी और मेरी है। जब आप यहाँ तक आए हैं तो